नमस्कार दोस्तों, कुजिंट आईएएस में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त। अब 5 अगस्त से जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन रहा है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग पहला आज क्वेश्चन करेंगे, न्यू पापुआ गिना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या करें, विचार करें। तो इसका पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह एक द्वीप देश है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। पहला हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यू गिनी पूर्वी भाग, कौन सा पूर्वी भाग, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और कई कई छोटे अपतटीय द्वीपों में शामिल है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उपरोक्त कथन या कथनों में से कितने सही हैं। तो पहला हो गया केवल 1, केवल 2, बोथ यानी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं। एक है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, कौन सा हो गया आपको? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो, गिनी के बारे में बताया जा रहा है, जो कि बात पापुआ न्यू गिनी के बारे में बताया जा रहा है। तब पहला कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। पहला कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा मैप देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इधर हो गया आपका प्रशांत महासागर, ये हो गया फिलीपींस, ठीक है, यहाँ हो गया आपका इंडोनेशिया। थोड़ा सा हम लोग इसका जो पड़ोसी नेबर जो है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अब ये क्या हो गया? पापुआ न्यू गिनिया। ये हमेशा कहीं ना कहीं न्यूज में बना रहता है, इसलिए देख लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको देखने पे प्रयास करेंगे ताकि कहीं ना कहीं आपका मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है ना। तब आगे फिर यहाँ हुआ पोर्ट मोर्सबे, इसका क्या हो गया? आपका कैपिटल हो गया। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे हल्का सा हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन देखने का प्रयास करेंगे। जो न्यू पापुआ गिना का संदर्भ में बात करेंगे तो इसका पड़ोसी कौन कौन हो गया, जो बताए थे आपको। इंडोनेशिया, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दक्षिण पूर्व में क्या होगा? सोलोमन द्वीप। तो ये इसका हो गया, क्या हो गया? पड़ोसी। उसकी राजधानी क्या होगा? पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है ना, जो बताए थे आपको, लोकेशन दिखाए थे। उसके बाद इसका भूभाग है, यह मुख्य रूप से पहाड़ी है, लेकिन ये दक्षिणी क्या है? दक्षिणी न्यू गिनी जो निचले मैदान में है। ठीक है, उसके बाद होता है पापुआ न्यू गिना का गठन करने वाले द्वीपों को लगभग 40,000 वर्षों से अधिक लोगों के उसने क्या मिश्रण द्वारा बनाया गया, जिन्हें आमतौर पर मलेनेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मलेनेशिया कहते हैं। तो इस चीज़ों के भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और है, क्या होगा? स्टडी इन इंडिया। क्या देखेंगे? स्टडी इन इंडिया पोर्टल क्या है? पोर्टल के संदर्भ में लिखित कथनों पे हम लोग क्या करें? विचार करें। तो यह 2008 में क्या है? यह 2008 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख क्या है? परियोजना है। क्या है? एक प्रमुख परियोजना है। दूसरा ऑप्शन है, यह भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों, हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक क्या है? समर्पित वेबसाइट है। क्या है? एक डेडिकेटेड वेबसाइट है। तो इसका हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो उपरोक्त कथनों में या कथन में कितने जो हैं जो कि क्या है? सही है। तो ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, नन ऑफ डीज। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो क्या है? शिक्षा मंत्रालय क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय हाल में ही विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। डेट में जो भी इंडिया से जो बाहर जा रहे थे, जो भी इंडिया से लोग बाहर जा रहे थे, एब्रॉड पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो उस बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ एक बेटर शिक्षा एजुकेशन मुहैया करवाने का प्रयास किया गया है, ताकि कहीं का जो विदेशी जा रहे छात्रों को, जो विदेश से आ रहे हैं या विदेश से जा रहे छात्रों को कहीं ना कहीं इसको इन स्टडी खास करके मिलने का संभावना रहेगा। अब विदेशी छात्रों के लिए मतलब कौन सा होगा? कोई जरूरी जो इंडिया, मान ली इंडिया है, ये इंडिया जा रहा है, फिर बस इंडिया से कोई आ भी रहा होगा, तो जैसे हो गया आपका अफगानिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, बुरुंडी हो गया, जितने भी बहुत सारे दोस्त, जो बहुत सारे लोग जो JNU हो गया, JNU हो गया,
DU हो गया, या जो भी इंडियन के जो मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, तो हम बच्चे क्या करने आ रहे हैं, स्टडी करने आ रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस उद्देश्य से बनाया गया है। यह 2018 में शुरू किया गया था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख योजना है, ठीक है ना। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में यह जो कि बताए थे समर्पित संस्थान है, जो क्या काम करता है, जो एक बेटर एजुकेशन फैसिलिटी प्रदान करता है, R&D उपलब्ध करवाता है, और प्लस जो भी संबंधित हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहीं ना कहीं पोर्टल आपको जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में कौन सी संस्थान है जो डिजिटल भुगतान सूचकांक को जारी करता है, DPI को यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को जारी करने वाला भारत का कौन सा संस्थान है। पहला हो गया A RBI, B NPCI, ठीक है, C नीति आयोग, या फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा आपको RBI। तो हल्का सा हम लोग देख लेते हैं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि पता है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्या किया गया, जारी किया जाता है। ये खास करके फुल्ली डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, समझे ना, ताकि कहीं न कहीं एक बेटर से बेटर लोग को एक डिजिटल रूप में कहीं न कहीं क्या करे, इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन करे, ताकि पैसे का फ्लो या रुपए का फ्लो ऑल ओवर चला, ठीक है। अब DPI जो डिजिटल भुगतान पेमेंट को में कौन कौन से ऐसे 5 पैरामीटर्स को शामिल किया गया है। तो ये 5 पैरामीटर्स दोस्तों है क्या है, टोटल है भुगतान सक्षम करता, मतलब 5 जो क्या आ गया, इनेबलर, उसके भुगतान अवसंरचना, भुगतान निष्पादन एंड उपभोक्ता केंद्रित संबंधित बातें को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, हल्का सा क्या करेंगे, RBI का जो कुछ कार्य है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पहला कार्य हो जाता कि लोगों को बैंकों के द्वारा क्या कर, बैंकों का बैंक कहा जाता था पहले। उसकी स्थापना क्या 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक के कौन सा अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया गया था। शुरुआत में RBI के मुख्यालय कलकत्ता था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बाद में इसको ट्रांसफ़र कब कर दिया, 1937 में क्या कहाँ कर दिया गया, मुंबई में स्थापित करा दिया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ जो रोचक तथ्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इनका पहला जो गवर्नर था उस बर्न स्मिथ थे। तो कुछ ऐसा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक बेटर से बेटर चीज़ों को सोल्व कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद RBI के पहले भारतीय गवर्नर, ये तो विदेशी थे, ठीक है, नहीं फॉरेनर थे, आइए विदेशी और CD देशमुख, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 इन्फॉर्मेशन हो गया। मूल रूप से जो ये पहले क्या था, ये निजी बैंक का स्वामित्व था, इसका काम था निजी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। भारत में सभी बैंक, इसका काम क्या है, भारत में जितनी बैंक उसको विनियमित, नियंत्रित तथा सरकार के बैंकर के रूप में भी क्या काम करने लगा। जब 1949 आया तो उसके बाद इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यह पूर्ण फिर क्या हो गया, RBI सरकार का स्वामित्व बन गया, ठीक है। तो एक कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद देखेंगे RBI के बारे में तो हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि जो इसका वर्क है, RBI का जो कुछ महत्वपूर्ण वर्क है वो देखेंगे, क्या क्या कार्य करता है। ये काम करता है कि बैंक नोट जारी करना, सरकार के बैंकर के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को नकदी के भंडार को संरक्षण करता है। उसके बाद विदेश में जो भारत के देश के विदेशी मुद्रा का संरक्षण करता है, जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, उसको क्या करता है, संरक्षक के रूप में करता है। ये क्या करता है, लेंडर फॉर द लास्ट रिसोर्स, मतलब जो भी जिसको कर्ज चाहिए वो किससे ले सकता है, बैंक RBI से ले सकता है, ठीक है ना। उसके बदले क्या होगा, उसके कुछ बदले इंटरेस्ट RBI को पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट ऋण नियंत्रक के रूप में भी एक काम करता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकलने का संभावना होता है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे जो एक अभी गुजर और एक बकरवाल, 2 ऐसे समूह है, ST जनजाति है, जो किससे संदर्भित रहता है या किस राज्य से संदर्भित है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर।
ये न्यूज में रहा है कि जो कि ये हमेशा वनरेबल एसटी कम्युनिटी है जो कि कश्मीर में कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा सा हमको देखने का प्रयास करते हैं। देखो, जम्मू कश्मीर के प्रमुख संविधान में गुर्जर और बकरवाल जो है ना, दो समूह है जो कहीं न कहीं बात कहाँ कहाँ इसका निवास स्थान है। रजौली, पुंछ, रियासी, कश्तवाड़, ठीक, अनंतनाग, बंदीपोरा, बंदरपाल, कुड़पाड़ा, ये सब ऐसा जिला है दोस्तों जो कश्मीर के जो कहीं न कहीं एक तो अपने आप में सेंसिटिव है ही है, प्लस ये यहाँ जो जनजाति ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आज की भी डेट में कर रहे हैं। जनरली ये जो जनजाति है खाना बदोश है। खाना बदोश का मतलब ये होता है दोस्तों कि इनका कोई फिक्स स्थान नहीं होता है, एक स्थान में फिक्स नहीं रहता है। जहाँ इसकी बीती रात वहीं लोग रहता है, उसके फिर दूसरे दिन अलग जगह पे, अलग लोगों पे, अलग जगह पे जाके अपना निवास स्थान को ये करते हैं। क्या कहते हैं, गर्मियों में अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और सर्दियों में क्या हो जाता है, वापस लाओ। जनरली एक बात कहें कि इन लोग जनरली चारागाह है। चारागाह मतलब डेट मीन्स कि लोग जो क्या है कि पशुओं को रखते हैं और इन लोग कहीं न कहीं उससे कहीं न कहीं क्या होगा, जीवन यापन करते हैं। लगभग कहीं न कहीं टोटल आबादी की बात करें तो क्या है, 18 लाख की बहुत बड़ी आबादी है जो कि जम्मू कश्मीर और डोगराओं के जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों और डोगराओं के बाद तीसरी सबसे बड़ी समुदाय है। ध्यान रखिएगा, पहली क्या हो गया कश्मीरी, दूसरी क्या हो डोगरा, तीसरी आपका हो जाएगा जाकर आपको बकरवाल और गुजराल या गुज्जर कभी बोला जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको 1991 में लद्दाख और सिप्सी के छोटे छोटे समूह के रूप में एसटी का दर्जा दिया गया था 1991 से, मगर फिर भी आज भी अपने स्टेटस के लिए स्ट्रगल ये लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2019 में पहले इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्या था, यूटीज था, स्टेट था। उसके बाद क्या किया गया, 31 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर तो लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यानी यूटीज के रूप में इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। अब इसकी राजधानियां 2 टाइम के लिए बनती है। कौन कौन सा, एक मई से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर से लेकर अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नर जनरल है कौन है, मनोज सिन्हा है। टोटल विधान परिषद की संख्या कितनी होगी, 36। अब विधानसभा कितना होगा, 89। तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने का तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में क्या होने जा रहा है, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर स्थापित करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेंगे। अब माइक्रोन गुजरात का पहला जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात है, जिससे 5000 जो लोकल स्तर पर क्या होगा, जॉब्स का क्या होगा, जनरेट होगा। अब जॉब्स जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मांगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। यह टोटल $2.75 बिलियन का निवेश है। ठीक है ना, यह पहला मेड इन इंडिया चिप होगा, जो कि जितना भी चिप जो 2024 तक तैयार होने की संभावना है। अभी जितना भी चिप सिस्टम है दोस्तों, हम लोग कहाँ से मंगवा रहे हैं, चाइना से, फिलीपींस से, ताइवान से। बट कहीं न कहीं अब जो इसका माइक्रोन सेमीकंडक्टर बनने की बात की जा रही है, तो गुजरात में कहीं ना कहीं से जॉब रोजगार तो जनरेट होगा ही, लोकल लोगों को प्रमोट होगा ही, प्लस मेक इन इंडिया जैसी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीप सेस्ट हम लोग जो बाहर से मंगवा रहे थे, चाहे चाइना से हो रहा था या फिलीपींस से मंगवा रहे थे, ताइवान से मंगा रहे थे, कहीं ना कहीं इंडिया आते आते बहुत कॉस्टली हो जाता था। इसलिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम था दोस्तों, उसका क्या होगा, प्राइस क्या हो रहा था, हाई हो रहा था। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।